हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी की यूनिट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के 5 टॉपिक समझाने वाली हूँ। बाकी के 4 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच के रिलेशन को मैनी ईयर्स से साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स के थ्रू एक्सप्लोर किया जा रहा है, जबकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों के बीच में कुछ ओवरलैप और इंट्रैक्शन है। इंटेलिजेंस जनरली रेफर करती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी और एनालाइज इंफॉर्मेशन और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में कनेक्शन बनाना इंक्लूडेड है। इंटेलिजेंस को अक्सर आईक्यू टेस्ट जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के थ्रू मेज़र किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड क्रिएटिविटी में जनरेशन ऑफ नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज़, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, अलग अलग तरीके से सोचना, एंड कैपेसिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अनकन्वेंशनल वेज इन्वॉल्व है। इसमें ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड एलेबोरेशन ऑफ आइडियाज़ जैसी स्किल्स इंक्लूडेड हैं। क्रिएटिविटी अक्सर एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड रहता है, जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग एंड इनोवेशन। इन सारी चीज़ों से एसोसिएटेड होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं अब हम डिटेल वे में। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस थिंक, लर्न एंड अडेप्ट और सॉल्व प्रॉब्लम करने की एबिलिटी है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यूज नॉलेज टू मैनिपुलेट द इन्वायरमेंट एंड एक्टर्स को बेनिफिट देने वाले डिसीजंस लेने की एबिलिटी भी इंक्लूडेड है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में इंक्लूडेड है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स मीनिंग को एक्सप्रेस करने और समझने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करने की एबिलिटी। दूसरा टाइप है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब इन्वायरमेंट के एलिमेंट जैसे ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई करने और उनमें मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। इंटेलिजेंट टेस्ट कॉमनली साइकोलॉजी में किसी पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेज़र करते हैं और स्कोर प्रोवाइड करते हैं, जिनका कंपैरिजन एक स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल से की जाती है, ताकि इंटेलिजेंस एबिलिटी के रिलेटिव में किसी इंडिविजुअल की स्टैंडिंग टर्म को डिटरमाइन किया जा सके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसी पर्सन की कॉग्निटिव कैपेसिटी को रेफर करता है टू एक्वायर, प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्व प्रॉब्लम, रीजन एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। इसमें इन्वॉल्व है एक रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटी और स्किल्स जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करती हैं। साइकोलॉजिस्ट के अप्रोच से इंटेलिजेंस वेरियस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। इसे समझने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो अब हम कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज देख लेते हैं। पहली है हमारी सैपरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जी एंड एस। जी से मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड एस से मतलब स्पेसिफिक एबिलिटी। तो सबसे पहले हम जी समझ लेते हैं, मतलब जनरल इंटेलिजेंस। जो जनरल इंटेलिजेंस है वो रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल मेंटल एबिलिटी को, जो कि हमें कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करते टाइम लगती है, ठीक है, यूज़ होती है। ये थ्योरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस चार्ल्स स्पेरमैन ने 1904 में कराई थी। इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट साइकोमेट्रिक्स की फील्ड में हुआ। अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन जर्नल,
जर्नल फैक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन की ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी को, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है इंटेलेक्चुअल टास्क को करने में। ये ऑल स्पेसिफिक एक्टिविटी में रिप्रेजेंट होती है और लगभग सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इसका रोल माना जाता है। दूसरा फैक्टर है हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब एस, जो इंटेलिजेंस के एक सर्टेन एस्पेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होती है। ये स्पेसिफिक टास्क के बेस पर ईच पर्सन में डिफरेंट होती है। नाउ नेक्स्ट थ्योरी है हमारी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये दो टाइप की इंटेलिजेंस है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस है, ये दो टाइप की इंटेलिजेंस है जिनका यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने और टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो पहले देखते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस को। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है जो नॉलेज, प्रायर नॉलेज पर डिपेंड हुए बिना न्यू सिचुएशन में क्रिटिकल थिंकिंग करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है। फ्लूइड इंटेलिजेंस का रिलेशन होल्ड अटेंशन और स्ट्रॉन्ग वर्किंग मेमोरी को बनाए रखना है। ये एडोलसेंस तक बढ़ती है और फिर एज के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। दूसरा है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये टाइम के साथ लर्न नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करने की एबिलिटी है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्रॉसवर्ड पजल्स और स्क्रेबल जैसे टास्क में इन्वॉल्व होती है। ये एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होती है और 60 to 70 ईयर्स की एज के बीच पीक पे होती है। ये थ्योरी रेमोंड बी कैटल ने डेवलप की है। इंटेलिजेंस टेस्ट फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दोनों के कंबाइंड रिजल्ट को मेज़र करती है। हालांकि चाइल्डहुड में फ्लूइड इंटेलिजेंस प्रीडोमिनेंट होती है, जबकि अडल्टहुड में क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मोर इम्पॉर्टेंट होती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों टाइप की इंटेलिजेंस को एक साथ काम करने की नीड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, टिरार्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने एक टिरार्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस निकाली है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो हम इन तीनों को थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनालिटिकल इंटेलिजेंस, मतलब एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन। इसका फोकस है कॉग्निटिव प्रोसेस पर, जिसमें इन्वॉल्व हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। इस इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं स्किल्स जैसे कि एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग एविडेंस, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव एंड अप्लाइंग लॉजिकल थिंकिंग। और ये अडेप्ट करा था आइडेंटिफाई पैटर्न के लिए और मेकिंग इन्फेरेंस एंड यूटिलाइजिंग strategies to arrive at well reasoned solution। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसमें इन्वॉल्व है एबिलिटी टू जनरेट नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज़, थिंक डाइवर्जेंटली एंड अप्रोच प्रॉब्लम इन इनोवेटिव वेज। मतलब कि क्रिएटिविटी में होता है ना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लेन करना और इनोवेशन करना, जनरेट करना नोवेल्स को, ठीक है, और वैल्यूएबल आइडियाज़ को क्रिएट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं इंक्लूडेड। और इसमें इनकम्पोज है स्किल्स जैसे कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, एलिबरेशन ऑफ आइडियाज़। दे आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, मतलब इनके अंदर न्यू एक्सपीरियंस ओपन करना और इन विलिंग टू टेक्स रिस्क और कैपेबल ऑफ थिंकिंग बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसे कॉन्टेक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये रिलेट करती है एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इफेक्टिवली इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। इसमें इन्वॉल्व है अंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिव सोशल डायनेमिक्स और एडेप्टिंग to various environments and utilizing common sense and practical challenges।
नाउ नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने सजेस्ट की है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी बट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इंक्लूडेड है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नाउ इन सब इंटेलिजेंस को हम थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं वो क्या होता है। ये इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होता है सेंसिटिव स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज एज वेल एज द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली, मतलब कि लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज़ करना, ठीक है। और इसमें स्किल्स होती हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रेफर करता है एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली, थिंक एनालिटिकली एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसमें इन्वॉल्व है स्किल्स जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में है सेंसिटिव रिदम और पिच, मेलोडी एंड टोन, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व है एबिलिटी टू अप्रिशिएट, कंपोज एंड परफॉर्म म्यूज़िक और इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट वन है स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस। इसमें इन्वॉल्व है एबिलिटी टू परसीव एंड थिंक अबाउट विजुअल एंड स्पेक्टिकल रिलेशनशिप, जो हम देखते हैं, ठीक है, विजुअल एंड स्पेक्टिकल रिलेशनशिप। इसमें ये रिलेट करती है स्किल्स जैसे कि स्पेक्टिकल रीजनिंग, मेंटल इमेजिनरी एंड एबिलिटी टू नेविगेट एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन फिजिकल और मेंटल स्पेस, मतलब जो चीज़ हम देखते हैं उसे, उस चीज़ को मतलब देखकर जो हम समझते हैं, स्टोर करके अपने माइंड में, किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ के बारे में जान लेना, ठीक है, पूरी डिटेल, वो स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती है वो एबिलिटी। नाउ नेक्स्ट है हमारा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ये रेफर करता है एबिलिटी टू कंट्रोल वंस बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किनफुली। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है, डेक्सरिटी होता है और कैपेसिटी फॉर एक्टिविटीज़ सच एज स्पोर्ट्स एंड डांस एंड क्राफ्ट वर्क, इन सब चीज़ों के अंदर होता है ये, ठीक है। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस इनसे रिलेटेड होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर, दूसरों के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्शन करना, ठीक है। और इसके अंदर स्किल्स, ये इसकी स्किल्स रिलेटेड हैं सोशल अवेयरनेस से, कम्युनिकेशन से, लीडरशिप से, एम्पैथी से, ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वो था इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल। सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में ये रिलेट करता है सेल्फ अवेयरनेस को, इंट्रोस्पेक्शन को, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, मतलब खुद के इमोशंस को समझना और खुद को मोटिवेट करना, मतलब खुद के इनर एक्सपीरियंस से रिलेट करता है ये। इसमें इन्वॉल्व है कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब खुद के लिए। और इनिशियली प्रपोजल गार्डनर ने एक्सपेंड किया है ये लिस्ट को, इसमें इंक्लूड किया है एडिशनल पोटेंशियल इंटेलिजेंस सच एज, जो कि नेचुरलिस्टिक, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, एग्जिस्टनल इंटेलिजेंस होती है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है। हाउएवर ये जो एडिशनल इंटेलिजेंस है इन पे स्टिल अभी तक रिसर्च चल रही है, डिबेट चलती है इन फील्ड्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसे वेरियस मेथड्स और थ्योरीज के थ्रू मेज़र किया जाता है। बिनेट जैसे अर्ली अप्रोचेस ने
एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंपैरिजन एंड जजमेंट का एसेस किया है, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंट मतलब कि आईक्यू कॉन्सेप्ट में क्वल्यूमिनेटिंग हुआ, जो एबिलिटी टेस्ट में किसी की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। मॉडर्न टेस्ट इंटेलिजेंस की मल्टीपल फैक्ट्स का पता लगाता है, जिसमें आईक्यू टेस्ट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, मतलब उनका अनुमान लगाते हैं। साइकोलॉजी डिबेट्स ने डाइवर्स थ्योरीज को प्रोड्यूस किया है, जैसे स्टेनबर्ग्स ने ट्रियार्ची थ्योरी और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस के वेरियस डायमेंशन को इनकम्पोज करती है। और आईक्यू टेस्टिंग के बेनिफिट एकेडमिक और मेडिकल सेटिंग में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है, मतलब कि स्पष्ट है। टेस्ट का यूज़ ये डिटरमाइन करने के लिए किया जा सकता है कि क्या किसी बच्चे की प्रॉब्लम्स को पार्टिशली एस्क्राइब से उसे आईक्यू स्कोर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या, जो उसके एज ग्रुप से कंसिडरेबली डिफरेंट है। जब बच्चे को लर्निंग चैलेंजेस और सीरियस बिहेवियरल इशू हों, बिना आईक्यू टेस्ट और किसी अदर कॉग्निटिव टेस्ट के बिना उस बच्चे को या फिर अडल्ट को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, जिनमें आगे जाके सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट एम्प्लॉय आईक्यू टेस्ट का यूज़ ये पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या किसी डिफेंडेंट के पास ऐसी यूनिक या असाधारण सिचुएशन रही होगी या सर्कमस्टेंस होंगे जो उसे किसी भी तरह से ट्रायल से पार्ट लेने से रोक सकती है। कंक्लूजन में यह है कि इसके इंटेलिजेंस का मेजरमेंट सिंगल डायमेंशन से मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट में इवॉल्व हुआ है, जिसमें डाइवर्स थ्योरीज और असेसमेंट मेथड्स इन्वॉल्व है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करता है एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड मैनेज एंड यूज़ इमोशन इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर, मतलब इसके अंदर इमोशंस का यूज़ है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है रिकॉग्नाइज करना, अप्रोक्सीमेटली एक्सप्रेस करना इमोशंस को, एम्पैथाइजिंग करना विद अदर, दूसरों के लिए इमोशंस दिखाना, और यूजिंग इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग, मतलब इमोशनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना थिंकिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, बिहेवियर के लिए। ये जितने भी रिसर्चर्स हैं इन इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड में, जैसे कि डैनियल गोलमैन हैं, इन दिस बुक उनकी बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये बुक है उनकी डैनियल गोलमैन की, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। 1995 में ये पब्लिश हुई थी। गोलमैन पॉपुलराइज हुए थे द कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंट आ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अनदर इन्फ्लुएंस मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ फॉर 4 ब्रांचेस मॉडल, मतलब इसको समझने के लिए 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, मॉडल हैं वो जो कि प्रपोज करे गए थे पीटर सोल्वे और जॉन मेयर की तरफ से। इन मॉडल्स को सजेस्ट किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट करने के लिए। ठीक है, सो इनको समझ लेते हैं कौन कौन से हैं वो हैं, एक है रिसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड लास्ट वन है मैनेजिंग इमोशंस। तो हम इसे थोड़ा डीप में समझ लेते हैं इन चारों को। रिसीविंग करना मतलब ये एबिलिटी होती है टू एक्यूरेटली परसीव और रिकॉग्नाइज इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन इंक्लूडेड होते हैं, वोकल टोन इंक्लूडेड होते हैं और बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा यूजिंग इमोशंस। इसमें एबिलिटी होती है हार्डनेस और यूटिलाइजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग के लिए इमोशंस का यूज़ करना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और इसमें इन्वॉल्व है अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन कैन इन्फॉर्म एंड इन्हेंस कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब कि इमोशन कैसे इन्फॉर्म करते हैं और इन्हेंस करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को। नाउ नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग इमोशंस।
इसमें एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंड करने की और एनालाइज करने की कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इमोशंस को, जिसमें इंक्लूडेड है कॉज, कॉन्सिक्वेंस और रिलेशनशिप्स। ये ब्रांच इनकम्पोज करती है न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस एंड देयर ब्लेंड्स एंड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड लेवल इमोशन एक्यूरेटली। लास्ट वन है हमारा इसके अंदर मैनेजिंग इमोशंस। इसके अंदर है ये एबिलिटी है टू रेगुलेट एंड इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मतलब हम किस तरीके से इमोशनली बिहेव करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, ठीक है, उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना इमोशंस को। इसमें इंक्लूडेड हैं स्ट्रेटजीज़ फॉर इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, रिलायंस in the face of challenges and the ability to positive influence and handle interpersonal relationships. Emotional intelligence recognize करता है valuable construct with implications of for personal और professional success, mental well-being और social interaction इसके अंदर है, ठीक है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सोशल इंटरेक्शन और प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो हमारे ये इमोशनल इंटेलिजेंस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो आपकी 4 टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड अपने और दोस्तों तक इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई और डाउट बचा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। बाय बाय।